नमस्कार छात्रों, आभासिक अध्ययन में आप सभी का स्वागत है। आज 12वीं कक्षा की प्रथम कविता नवनिर्माण का हम अध्ययन करेंगे। नवनिर्माण कविता त्रिलोचन जी द्वारा लिखी गई है। त्रिलोचन जी का मूल नाम वासुदेव सिंह है। त्रिलोचन उन्हें उपाधि दी गई है। आगे बढ़ने से पूर्व कवि परिचय पढ़ लेते हैं। कवि परिचय में त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कटघरा चिरानी पट्टी में हुआ। आपका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। छात्रों, यहाँ पर यह आपको ध्यान देना है कि बहुत बार यह साहित्य संबंधी प्रश्न में भी आता है कि कवि का वास्तविक नाम क्या है। तो आपको ध्यान में रखना है कि त्रिलोचन जी का वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। आप हिंदी के अतिरिक्त अरबी और फारसी भाषाओं के निष्णात ज्ञाता माने जाते हैं। यदि आप इनका जन्म काल देखेंगे 1917, और आप सभी पहले से ही परिचित हैं कि हमारे देश में या हमारे देश पर अंग्रेजों से पूर्व मुगलों और पुर्तगालियों का आक्रमण हुआ था, और जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो अपनी भाषा का छाप छोड़ जाते हैं। तो यहाँ पर भी कवि के वाक्यों में भी, कवि के शब्दों में भी अरबी और फारसी भाषाओं की बहुतायकता हमें देखने को मिलती है। निष्णात का अर्थ होता है कुशल। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आप सक्रिय रहे। पत्रकारिता अर्थात रिपोर्टिंग, समाचार पत्र के लिए जो लेखन कार्य करता है उसे पत्रकार कहा जाता है, और उसकी गतिविधि को पत्रकारिता कहते हैं। आपने काव्य क्षेत्र में प्रयोग धर्मिता का समर्थन किया है। प्रयोग धर्मिता अर्थात कुछ नया निर्माण और नव सृजन करने वालों के प्रेरणा स्रोत बने। सृजन अर्थात निर्माण। आपका साहित्य भारत के ग्राम समाज के उस वर्ग को संबोधित करता है जो वर्षों से दबा कुचला हुआ है। अप्रत्यक्ष रूप से हम कह सकते हैं कि कवि जो हैं वह निम्न वर्ग के लोगों के लिए रचना अधिक करते हैं। दबा कुचला अर्थात शोषित। आपकी साहित्यिक भाषा लोक भाषा से अनुप्राणित है। अनुप्राणित होना अर्थात प्रेरित होना। सहज, सरल तथा मुहावरों से परिपूर्ण भाषा आपके साहित्य को लोकमानस तक पहुंचाकर जीवंतता प्रदान करती है। मुहावरे जो हैं वह किसी भी चीज को जान देते हैं। तो आपकी भाषा में भी, आपके लेखन कार्य में भी वह नवजीवंतता जो है वह आपके यहाँ पर देखने को मिलती है। लोकमानस अर्थात लोगों तक, और जीवंतता मीन्स जीने के लिए संजीवनी प्रदान करती है। आपका निधन 2007 में हुआ। यदि आप जन्म काल देखेंगे तो लगभग 90 वर्ष तक कवि जीवन जी सके हैं। उनका जन्म काल 1917 है और मृत्यु समय 2007 है। अभी प्रमुख कृतियां यह भी आपको लिखने के लिए आती है। इनमें से 2 या 3 आपको स्मरण रखना जरूरी है। धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूं, सबका अपना आकाश। ये सभी त्रिलोचन जी की कविता का संग्रह है, काव्य संग्रह है। देश काल जो है वह कहानी संग्रह है। दैनंदिनी जो है वह डायरी है। दैनंदिनी शब्द अपने आप में बता रहा है कि दिन प्रतिदिन होने वाली दिनचर्या को जिसमें लिखा जाता है वह दैनंदिनी है। बहुत बार आपका भी शायद अनुभव होगा
कि जब आप अपनी बातें किसी और से साझा नहीं कर पाते हैं तो वो बातें आप पन्नों पर लिख देते हैं और वह पन्ने आपके लिए मित्र का काम करते हैं। तो कवि के साथ भी कुछ इसी प्रकार से है। इसके पश्चात है विधा परिचय। विधा मुख्य रूप से यदि हम बात करें तो साहित्य दो भागों में बटा हुआ है, गद्य और पद्य। लेकिन उसके अंतर्गत भी अनेकानेक, गद्य के अंतर्गत भी अनेकानेक प्रकार हैं और पद्य के अंतर्गत भी अनेकानेक प्रकार हैं। यहाँ पे यह पद्यांश है, लेकिन यह पद्यांश चतुष्पदी में लिखा गया है, अर्थात चतुष शब्द से ही हमें पता चलता है चार, पद अर्थात लाइन। तो यह चतुष्पदी जो है चार चरणों वाला छंद होता है। यह चौपाई की तरह होता है। ऋस्व और दीर्घ की मात्राएं आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ी होगी। तो दोहे में 11 और 13 होती हैं, चौपाई में 16-16 होती हैं। तो यहाँ पर भी जो चौपाई या चतुष्पदी ली गई है वहां पर भी सभी मात्राओं का भार या सभी लाइनों पर मात्राओं का भार समान है। यह चौपाई की तरह होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है, लेकिन तृतीय चरण अतुकांत होता है। यदि आप अपने किताब में देखेंगे तो देखिए पहले ही पद में है, तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। मुझको मुझको मुझको, पहली, दूसरी और चौथी लाइन में हमें मुझको शब्द मिल रहा है, अर्थात यहाँ पर तुकांत है। लेकिन तीसरी पंक्ति में मुझको, रिदमिक वर्ड्स जिसे आप कहते हो, वो यहाँ पर नहीं है। भाव और विचार के दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है, अर्थात एक चतुष्पदी पढ़ करके उसके आधार पर हम कविता का उतना भावार्थ लगा सकते हैं। फिर से रिपीट करती हूँ, विधा परिचय मीन्स क्या, किन किन चीजों का ध्यान रखना है हमें। तो चतुष्पदी जो है वह चौपाई के समान होता है। इनमें 4 चरण होते हैं और सभी चरणों में मात्राओं का भार समान होता है। प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है, जबकि तृतीय चरण अतुकांत होता है। भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है। उम्मीद करती हूँ विधा परिचय आप सभी को क्लियर होगा। इसलिए अब आगे पाठ परिचय की तरफ बढ़ते हैं। प्रस्तुत चतुष्पदियों में कवि का आशावाद दृष्टिकोण गोचर होता है। कभी भी व्यक्ति को आशावादी होना चाहिए, यह कवि का सबसे पहला और मुख्य उद्देश्य है कि परिस्थितियां समयानुसार कम अधिक अर्थपूर्ण, निराशापूर्ण बनती हैं, लेकिन जिस प्रकार से हमें खुशी में बहुत खुशी व्यक्त नहीं करनी चाहिए, नृत्य नहीं करना चाहिए, ठीक उसी प्रकार से यदि दुख आए तो उसका भी सामना करना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। वही मनुष्य सबसे ज्यादा सम्मानित जीवन जी सकता है जो हर परिस्थिति में समझौता कर सकता है। जीवन में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर विजय पाने के लिए कवि बल और साहस एकत्रित करने का आह्वान करते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में
यदि हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं पर अन्याय है, न्याय का विरोधी अन्याय, अत्याचार है। कभी मानसिक अत्याचार होता है तो कभी शारीरिक अत्याचार होता है। विषमता, हर किसी के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है, और निर्बलता, कुछ न कुछ कमजोरी भी होती है। तो कवि कहते हैं इन सभी चीजों पर आगे बढ़ने के लिए या प्रभुत्व पाने के लिए हमारे अंदर का जो बल है उसे एकत्रित करना होगा, और यदि वे एकत्रित हो गए तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें झुका नहीं सकती। न्याय के लिए बल का प्रयोग करना समाज के उत्थान के लिए श्रेयस्कर होता है। अगर हमें किसी को न्याय दिलाना है तो आवश्यकता पड़ने पर हमें बल का प्रयोग करने से भी नहीं चूकना चाहिए। जैसे कि मैथिली शरण गुप्त जी भी कहते हैं, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें। जो सिर्फ स्वयं के लिए जीता है वह पशु के समान है। इसलिए मनुष्य होने के नाते हमें दूसरों का सच में हमेशा साथ देना चाहिए। ध्यान रहे, सही रास्ते पर, गलत रास्ते पर बिल्कुल नहीं। उत्थान का अर्थ है विकास, श्रेयस्कर अर्थात उत्तम, बेहतर। इस सत्य से भी कवि अवगत कराते हैं, अर्थात कि न्याय का उपयोग करके हम या बल का उपयोग करके हम दूसरों के लिए सहायक किस प्रकार बन सकते हैं। अवगत कराना अर्थात परिचित कराना, अवगत अर्थात परिचय। कवि का मानना है कि समाज में समानता, स्वतंत्रता तथा मानवता को स्थापित करना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। सभी कवि, सभी लेखकों का कहीं न कहीं यही एक मानना होता है, जो कि मानव मात्र के लिए भी आवश्यक होता है। अभी इससे आगे बढ़ने से पूर्व सबसे पहले तो मैं उम्मीद करती हूँ कि कवि परिचय, प्रमुख कृतियां और विधा परिचय, साथ ही पाठ परिचय आप सभी की समझ में आया होगा। पाठ का या कविता का हमारा नाम है नव निर्माण। नव निर्माण शब्द का अर्थ क्या है? तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि नव अर्थात नया और निर्माण अर्थात निर्मिति। कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब भी हमें किसी चीज की आवश्यकता होती है तो हम कुछ न कुछ नया निर्माण करते हैं। तो कवि भी कहते हैं हमारी परिस्थितियों के अनुसार हमें हर समय कुछ न कुछ नया करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। आई होप आप सभी को नव निर्माण का अर्थ पता होगा। अभी कवि की कविता पर ध्यान देते हैं, और पहले मैं एक एक चतुष्पदी पढ़ूंगी, फिर उस चतुष्पदी का अर्थ आप सभी को बताऊंगी। पहली चतुष्पदी, तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। कवि कहते हैं, कवि अर्थात यहाँ पे कौन? त्रिलोचन जी। त्रिलोचन जी कहते हैं, हे ईश्वर, आपने मुझ पर भरोसा करके, विश्वास करके इस भूमि पर जीने का अवसर प्रदान किया। उच्छ्वास, उच्छ्वास मीन्स गहरी सांस, शांति। जब आप कोई भी बड़ा काम कंप्लीट कर लेते हो तो जो आप महसूस करते हो, वह गहरी सांस जो होती है
वह उच्छ्वास है। तो मन की शांति आपने मुझे प्रदान की है, तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको। आपने मुझ पर जो विश्वास दिखाया है और जो शांति प्रदान की है, मैं उसे इस पृथ्वी पर संभालूंगा। भूमि का दूसरा शब्द है पृथ्वी, धरा। तुमने आकाश दिया है मुझको। यहाँ पर आकाश अर्थात सफलता पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो रास्ता है उसके लिए उपयोग किया गया है शब्द आकाश। बहुत बार आपसे कहा जाता है, आपके माता पिता, आपके शिक्षक आपसे कहते हैं कि बच्चों ऊंचे उड़ो और आकाश को छू लो। तो या इंग्लिश में भी आप एक इडियम यूज करते हो, स्काई इज द लिमिट। तो आपसे जितना हो सके उतना ऊपर जाइए। फिर से एक बार कहती हूं, कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, आपने मुझ पर भरोसा किया है, मुझ में मन की शांति दी है और इसीलिए मैं अपने पूरे प्रयास से इसे पृथ्वी पर संभालने की कोशिश करूंगा। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं तब तक मैं उसे संभालूंगा। तुमने आकाश दिया है मुझको, मुझको जीवन में सफल होने के लिए उम्मीद दी है, इसलिए मैं उसका भरपूर प्रयोग करूंगा। भूमि का अर्थ ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, धरा, पृथ्वी। उच्छ्वास, गहरी सांस, इंग्लिश में साई ऑफ रिलीफ। विश्वास, भरोसा। अगली चतुष्पदी पर चलते हैं। पहले चतुष्पदी पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं। व्योम में जाएं, कहीं भी उड़ जाएं, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। शब्दानुसार और व्यक्तिनुसार बहुत बार शब्दों के अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। गणित में, मैथ्स में सूत्र का अर्थ है फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पर सूत्र जो है यह धागा है। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते, यह इस पहली लाइन का अर्थ है इस धागे को हम तोड़ नहीं सकते। कौन सा धागा, कैसा धागा? तो यहाँ पर वह प्रेम का धागा। कौन सा धागा? प्रेम का धागा हम तोड़ नहीं सकते हैं। क्यों नहीं तोड़ सकते? क्योंकि यदि टूट गया तो तोड़कर जोड़ नहीं सकते। इसलिए कवि कह रहे हैं कि ध्यान रखिए छात्रों कि जो हमारा प्रेम रूपी धागा है, जो हमारे आपसी संबंध हैं, जो हमारे अपने हैं, उनके विश्वास को हमें किसी भी हालत में तोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि एक बार टूट गया तो उसका जुड़ना मुश्किल है। यहीं पर रहीम जी की लाइन याद कीजिए, आप में से बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा और शायद याद भी होगा। रहीम जी कहते हैं, रहीमन धागा प्रेम का, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। नीति वचन में या नैतिक शिक्षा देते हुए रहीम जी भी यही बात कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को हमें कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि यदि वह एक बार टूट गया तो जुड़ेगा नहीं, और यदि भरपूर कोशिश के बाद उस धागे को जोड़ दिया गया तो भी उस धागे में एक छोटी सी गांठ अवश्य रह जाती है। तो छात्रों,
हमें भी यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि किसी भी हाल में हम अपनों को कोई भी तकलीफ न दें। व्योम में जाएं, कहीं भी उड़ जाएं। व्योम का अर्थ भी होता है आकाश। हम सफलता की कितनी भी ऊंची से ऊंची बुलंदी को छू लें, लेकिन हमें अपनी मौलिकता को भूलना नहीं चाहिए। भूमि को छोड़ नहीं सकते। भूमि यहाँ पर मौलिकता, हम व्योम जो है आकाश, आकाश सफलता के लिए, और भूमि जो है वह हमारी मौलिकता है। तो हम चाहे ऊपर उठ करके सफलता पा करके किसी भी कुर्सी पर, किसी भी स्थान पर बैठ जाएं, लेकिन हम कितने परिश्रम से यहाँ तक पहुंचे हैं। हमारे माता पिता ने, हमारे रिश्तेदारों ने, हमारे समाज ने, हमारे देश ने यहाँ तक पहुंचाने के लिए अपना जो योगदान दिया है, उस योगदान को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। सारांश में दूसरी चतुष्पदी का फिर से अर्थ बताती हूं। कवि त्रिलोचन जी कहते हैं कि हमें अपनों का प्रेम जो है उसे कभी तोड़ना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि वह टूट गया तो उसे जोड़ना बहुत ही मुश्किल होगा। यथास्थिति यदि जुड़ भी गया तो उसमें गांठ रह जाएगी। आकाश में, व्योम अर्थात आकाश, हम आकाश को प्राप्त करें अर्थात सफलता की ऊंची से ऊंची बुलंदी को छू सके, यह हमारे सभी अपने माता पिता, गुरुजन, रिश्तेदार सभी कोशिश करते हैं। तो हमें वहां तक पहुंचने का पूरा प्रयास करना चाहिए, लेकिन साथ ही यह भी ध्यान रखना है कि हम अपनी मौलिकता को भूले नहीं। फिर से भूमि शब्द आया है, तो फिर से भूमि का अर्थ धरा, पृथ्वी इत्यादि है। मैं उम्मीद करती हूं दूसरी चतुष्पदी भी आप सभी की समझ में आई होगी। अगली चतुष्पदी पर चलते हैं। सत्य है, राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है। काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। कवि कहते हैं सत्य है, राह में अंधेरा है। सत्य के लिए दूसरा शब्द सच, राह रास्ता, अंधेरा अर्थात परेशानियां। जब भी हम कोई कार्य करने चलते हैं, वह काम हम आसानी से कर नहीं पाते हैं। छोटा सा उदाहरण आप अपना स्वयं का भी ले सकते हो। कभी आपने अच्छे मूड में आकर के निर्धारित किया कि आज किसी भी हाल में मैं पढ़ने बैठूंगा, और जिस दिन आप पूरी तरह से निर्धारित करते हो कि आप पढ़ने बैठोगे, उसी दिन आपके घर पे मेहमान आ जाए। भले आप पढ़ना चाहते हो, लेकिन आपके घर पर मेहमान आने के बाद आप उनके साथ समय व्यतीत करना ज्यादा अच्छा समझते हो। उस दिन के लिए आपके मार्ग में रुकावट आ गई। दूसरी लाइन देखिए, रोक देने के लिए घेरा है। यह मैंने छोटा सा साधारण उदाहरण बताया, लेकिन आप समाज में भी देखिए, जब भी आप कोई अच्छा कार्य करने जाते हैं तो लोग आपको सहयोग करने के बजाय आपके मार्ग में रोड़ा अटकाते हैं, मीन्स तकलीफें पैदा करते हैं। तो कवि कहते हैं कि सत्य है, राह में अंधेरा है। कवि कहते हैं कि यह सच है कि रास्ते में बहुत सारी मुसीबतें हैं, रोक देने के लिए घेरा है, हमारे मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए बहुत से लोग प्रयास करते हैं। काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। लेकिन यदि हम एक स्थान पर बैठ गए तो बैठ गए, जो वहीं पर हम खत्म हो गए।
कहते हैं कि कितना भी गहरा अंधेरा होने दो, कितना भी गहरा अंधेरा होने दो, लेकिन कहीं ना कहीं से जरा सा प्रकाश दिखाई देता है। कवि कहते हैं मान लीजिए थोड़ी देर के लिए वह प्रकाश भी नहीं आपको दिखाई दे रहा है, तो आप अपने हाथ को लंबा कीजिए, अंदाज लगाइए और उस तरफ आगे बढ़िए। यहाँ पे अंधेरा जो है वो परेशानियों का प्रतीक है। तो कवि कहते हैं कि हमें शांति से बैठना नहीं चाहिए। मुझे यह याद नहीं है कि किस व्यावसायिक व्यक्ति ने कहा है, लेकिन अंबानी जी का है या रतन जी टाटा का है, लेकिन वो कहते हैं यदि आप दौड़ सको तो दौड़ो, नहीं दौड़ सकते तो चलो, नहीं चल सकते तो घुटने के बल क्रॉल करो। अंग्रेजी का शब्द, हिंदी में हम घुटनों के बल चलना ही कहते हैं, हिंदी में क्रॉलिंग, सॉरी इंग्लिश में क्रॉलिंग। और अगर क्रॉल भी नहीं कर पा रहे हो तो रेंगो। रेंगना कैसे? सांप के जैसे पूरा का पूरा शरीर आपका जमीन पर है, लेकिन फिर भी आप प्रयास कर रहे हो। तो हरिवंश राय बच्चन की भी कविता आप सभी ने पढ़ी होगी, सुनी होगी, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना उसे नहीं अखरता है। तो छात्रों, हमें भी यह ध्यान रखना है कि किसी भी कारणवश यदि हम निराश हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, तो स्वयं को हमें वहां पर विराम नहीं देना है, आगे ही आगे बढ़ते रहना है। कवि कहते हैं, फिर से एक बार बताती हूँ, कवि कहते हैं माना कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह रास्ता कांटों से भरा है, बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ेगा, लोग हमें गिराने के लिए, कहीं कहीं पर लोगों की मानसिकता होती है कि खुद आगे नहीं बढ़ सको तो सामने वाले के पैर को खींच दो। तो भले ही लोग हमें गिराने की कोशिश करें, लेकिन हमें गिरना नहीं है। जो थोड़ा सा भी रास्ता मिल रहा है उस रास्ते पर आगे बढ़ते रहना है। अर्थात खास करके ये तीसरी चतुष्पदी जो है हमें यह संकेत दे रही है कि हमें आगे बढ़ने के लिए अपने जीवन में संघर्ष करना अत्यावश्यक है। बिना संघर्ष के हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इज इट क्लियर? मुझे लगता है आप सभी की समझ में आया होगा। अभी हम अगले चतुष्पदी की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली चतुष्पदी क्या कह रही है? बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए, बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। बल अर्थात ताकत। ताकत शारीरिक तो सभी को पता है, लेकिन मानसिक ताकत भी होती है। तो कवि कहते हैं कि यदि आपके पास ताकत है, चाहे वो शरीर वाली ताकत हो या पद और ओहदे वाली ताकत हो, उसका उपयोग करके आपको किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए। सताना मीन्स तकलीफ देना। बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल का उपयोग करके जो लोग तकलीफ में हैं, पीड़ित को दूसरा शब्द हम कह सकते हैं शोषित,
जो लोग तकलीफ में हैं उन्हें हम बचाने की कोशिश करें। छात्रों, अगर आप अपने दोस्तों के साथ रहते हो तो फिलहाल आप मेरे समक्ष नहीं हो, इसलिए मैं करवा नहीं पा रही हूं, लेकिन आपको एक उपाय दे रही हूं। आप अपनी मुट्ठी बंद कीजिए और अपने किसी दोस्त से कहिए कि अपनी पूरी ताकत लगा करके उसे खोले। यह करने के बाद देखिए, हो सकता है आपकी मुट्ठी तुरंत खुल जाती है, हो सकता है खुलने में टाइम लगेगी, लेकिन वहीं पर अगर आपका मित्र आपसे रिक्वेस्ट कर दे, यार मुट्ठी खोल दो, तो आपका काम आसान हो जाता है। तो ठीक उसी तरह से कवि यहां पर कह रहे हैं कि आपके पास जो बल है उसका दुरुपयोग क्यों करते हो? उसका उपयोग, बल मिला है तो बल बनो सबके। यहाँ पे पहले बल का अर्थ है ताकत, शारीरिक या मानसिक, लेकिन दूसरे बल का अर्थ है सहारा। अर्थात आपको जो बल मिला है, आपके पास जो ताकत है, चाहे वो शारीरिक ताकत है या ओहदे की ताकत है, तो आपको बल बनना चाहिए। बल, और यहाँ पर बल अर्थात सहारा, दूसरों के लिए आप सहारा बन सकें। उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए, जैसे ही संभव हो सके हर व्यक्ति को न्याय मिल सके, इसकी पूरी तैयारी करनी चाहिए। न्याय अर्थात सच का साथ देना चाहिए। फिर से एक बार बताती हूं, कवि कहते हैं कि हमें अपने बल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। बहुत दुरुपयोग किस प्रकार से होता है, आपने गुंडे वगैरह तो देखे ही हैं जो ताकत के बल पर सब कुछ करवा लेते हैं। बहुत बार कुर्सी पर बैठे हुए लोग भी अपने बल का प्रयोग करके सामने वाले से काम करवाते हैं या उसे मजबूर करते हैं गलत काम करने के लिए। तो कवि कहते हैं कि आपके पास शारीरिक बल है या मानसिक बल है, क्योंकि कुर्सी मानसिक बल पे मिलती है, उसका उपयोग करो दूसरों को, शोषितों को बचाने के लिए। और आपको जो भी शारीरिक या मानसिक ताकत मिली है, बल अर्थात पहला बल अर्थात ताकत, दूसरा बल अर्थात सहारा, उसका उपयोग करके आप पीड़ितों के लिए, दुखियों के लिए सहारा बनो, उनके लिए न्याय की व्यवस्था करवाओ, सच का साथ दो, अर्थात बल का सदुपयोग करिए। चलिए अगले चतुष्पदी पे चलते हैं। जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्ध के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। आप सभी छात्र भी पढ़ते समय या पढ़ने से पूर्व कहीं न कहीं आपके मन ने यह निश्चय कर रखा होगा कि आपको अपने जीवन में यह करना है। यदि आपके जीवन का उद्देश्य निश्चित है तो आप उसके अनुसार मेहनत करते हैं। यदि आपको ऐसा है कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे हम, तो आप की मेहनत जो है वह बहुत कम हो जाती है। तो कवि यहां पर भी वही बात कह रहे हैं, जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। मंजिल अर्थात लक्ष्य। यदि हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य निश्चित है, पथ अर्थात मार्ग, संकट, मुसीबत, तो उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए
हमारे मार्ग में आने वाली सभी मुश्किलों का सामना हम खुशी खुशी करने के लिए तैयार होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमें वह प्राप्त करना है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ वह अपना इतिहास कहता है। सिद्धि का शिखर अर्थात मंजिल को प्राप्त करना। सिद्धि का शिखर अर्थात सफलता को, मंजिल को प्राप्त करना। जैसे योगी तपस्या करके सिद्धि प्राप्त करते हैं, ठीक उसी तरह से व्यक्ति जो है यदि मेहनत करके अपनी मंजिल को प्राप्त करता है तो वह अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करता है। जैसे हमारे महापुरुषों ने देश की आजादी के विषय में सोचा और कार्य किया, इसलिए आज हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। नाम बहुत सारे हैं, मैं कितने लूं। गांधी जी से शुरुआत बोलते हैं लोग, लेकिन उनसे पूर्व अंग्रेजों को भगाने में मंगल पांडे जी, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, सतगुरु, राजगुरु, इन सभी लोगों ने अपने अपने स्तर पर योगदान दिया और आज इसीलिए हमें उनके नाम याद है। तो ठीक उसी प्रकार से एक बार हम छात्र भी, हम नहीं, आप, ठीक उसी प्रकार से यदि आप छात्र भी अपने जीवन में एक उद्देश्य को निश्चित कर लेंगे तो उसे प्राप्त करते हुए अपने मार्ग में आने वाली सारी बाधाओं का सामना खुशी खुशी कर लेंगे और उन बाधाओं का सामना करते करते आप अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के बाद इतिहास जो है वह आपको याद रखेगा। कहते हैं, आपने सुना भी होगा, सोने को भी, सोने खाली बिस्किट सब लोग रखना नहीं पसंद करते, सोने के गहने लोग पहनना पसंद करते। तो सोने को भी आकार देने के लिए उसे तपाया जाता है। तो और तपना क्या है उसके लिए? उसका संघर्ष है। तो छात्रों, हमें भी यह ध्यान में रखना है कि अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें भी तपना पड़ेगा, संघर्ष को सहना पड़ेगा और तभी जाकर के हम इतिहास का निर्माण कर पाएंगे। अगले चतुष्पदी देखते हैं। प्रीति की राह पर चले आओ, प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीत की राह पर चले आओ। कवि यहाँ पर हर किसी को संदेश दे रहे हैं। क्या संदेश दे रहे हैं? प्रीति अर्थात प्रेम, नीति अर्थात नैतिकता, सही रास्ते पर चलते हुए। जैसे हम कहते हैं ना, हमें हर स्थिति में सत्य कहना चाहिए। तो यहाँ पर भी कवि कहते हैं, प्रीति की राह पर चले आओ, प्रेम से एक दूसरे का साथ निभाते हुए आप अपने रास्ते पर आगे बढ़िए। ऐसा नहीं कि स्वयं को सफल होने के लिए दूसरे को पैर मार के हमने गिरा दिया। हमने दूसरे को पैर मार दिया तो वह अनैतिक हो गया। हम अपनी गति से दौड़ रहे हैं, अपनी गति से मेहनत कर रहे हैं और सामने वाले के पास भी उतनी ही छूट है कि वह भी जितना चाहे वह उतना मेहनत कर सकता है और सफलता पा सकता है। वह नीति की बात हुई। तो राह का अर्थ है रास्ता या मार्ग। तो कवि कहते हैं कि प्रेम के द्वारा नैतिकता के साथ आप आगे बढ़िए। क्यों प्रेम और नैतिकता के साथ? क्योंकि मंजिल जो है वह सिर्फ एक की नहीं बल्कि सबकी है।
हर किसी को एक दूसरे का साथ निभाना चाहिए। गीत की राह पर चले आओ और सब मिल करके जब कोई काम करते हैं तो अपने आप वह काम जो है एक धुन पैदा करता है, वह धुन जो है गीत ही है। तो प्रेम के रास्ते पर हम आगे बढ़ते चलें और अपने उद्देश्य को प्राप्त करें। फिर से एक बार बताना चाहूंगी कि कवि कहते हैं हमें अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रेम के रास्ते को अपनाते हुए नैतिकता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि मंजिल या उद्देश्य मात्र एक का नहीं बल्कि हर किसी का है और इसीलिए सब मिल करके जब काम करेंगे तो वह काम हर हाल में सार्थक ही होगा। चलिए हम आगे वाली चतुष्पदी पे चलते हैं और उम्मीद करती हूँ इतनी चतुष्पदियां आपको क्लियर होंगी। साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी। दोनों संगी हैं और सहचर हैं, अब रचेंगे समाज नर नारी। जिस प्रकार से वाहन को चलने के लिए आगे पीछे के पहियों का तालमेल होना आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार से समाज के विकास के लिए नर और नारी आगे और पीछे के पहिए हैं। यदि एक भी पहिया हिल गया तो जिस प्रकार से गाड़ी आपकी गिर जाती है, एक्सीडेंट की संभावना हो सकती है, ठीक वही स्थिति समाज की भी हो सकती है। अर्थात यहाँ पे कवि कहते हैं कि हमारा समाज जो है वह पुरुष प्रधान नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज के विकास के लिए पुरुष और स्त्री, नर अर्थात पुरुष, नारी अर्थात स्त्री, और कांटों का ताज अर्थात संघर्ष। क्योंकि कोई भी चीज बिना मेहनत के, बिना संघर्ष के हमें कभी प्राप्त ही नहीं होती है। तो समाज के विकास के लिए, क्योंकि स्वयं विचार कीजिए, पहले परिवार का विकास होगा, फिर समाज का विकास होगा और फिर हमारे देश का विकास होगा। तो परिवार के विकास के लिए स्त्री और पुरुष दोनों को साथ मिलकर के कार्य करना होगा। साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी। हमारे मार्ग में जितनी भी मुश्किलें आएंगी, उन सभी मुश्किलों का सामना दोनों साथ मिलकर के करेंगे। क्यों? दोनों साथ क्यों मिलेंगे? क्योंकि दोनों संगी हैं और सहचर हैं। संगी अर्थात दोस्त और सहचर अर्थात साथ चलने वाले। स्त्री और पुरुष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसीलिए यदि वे साथ मिलकर के नहीं चलेंगे तो समाज का विकास नहीं होगा। और अपने परिवार और समाज का विकास करने के लिए दोनों जब साथ मिलकर के चलेंगे तो समाज का नव निर्माण होगा, नए रूप में हमारे समाज का विकास होगा, जिससे अल्टीमेटली हमारे देश का भी विकास होगा। अंतिम चतुष्पदी देख लेते हैं। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यों अतीत का भी गीत अच्छा था। यहाँ पर कवि जो है वह हमसे वर्तमान में जीने की अपेक्षा करते हैं। भूतकाल से
हमें सीख अवश्य लेनी चाहिए। इसीलिए तो हम इतिहास पढ़ते हैं कि जो कुछ हुआ हमारे साथ उससे सीख लेकर हम आगे बढ़ें। लेकिन हमने कल किया था उसका आज अफसोस करें और कल ये करना है उसकी चिंता करने में तो वर्तमान को खो देंगे। इसलिए वर्तमान को खोने से अच्छा है कि वर्तमान जो आज आपके पास है उसको जियो। इसीलिए कवि कहते हैं वर्तमान मतलब मौजूदा स्थिति। वर्तमान बोला अतीत, अतीत अर्थात भूतकाल। कवि कहते हैं वर्तमान बोला अतीत अच्छा था। आप जब भी अपने बड़े बूढ़ों से बात करोगे वह कहेंगे हमारा जमाना तो बड़ा अच्छा था। लेकिन आप इस जमाने में हैं तो इस जमाने के बारे में और अभी के बारे में सोचिए। प्राण के पथ का मीत अच्छा था। मीत अर्थात दोस्त। आप जिस रास्ते पर बढ़ रहे थे उस समय वह रास्ता, वह उस समय के दोस्त सब बड़े अच्छे थे, बेस्ट फ्रेंड्स। प्राण के पथ का मीत अच्छा था। गीत मेरा भविष्य गाएगा, यो अतीत का भी गीत अच्छा था। लेकिन आज जो कुछ मैं कर रहा हूं उससे मेरा भविष्य सुधरेगा और भविष्य के लोग मेरे बारे में अच्छा सोचेंगे। यो अतीत का भी गीत अच्छा था। माना कि भूतकाल हमारा अच्छा था लेकिन वर्तमान में जी रहे हैं तो वर्तमान के बारे में सोचना आवश्यक है और भविष्य के लिए भी तैयारी करना है। लेकिन वर्तमान को महसूस करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार से पढ़ते समय आपने निरीक्षण किया होगा तो देखा होगा कि प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण है और हर तरफ हमें आशावादी भावनाएं ही दे रही है। तो मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि नवनिर्माण कविता में त्रिलोचन जी ने हमें आशावादी रहने के लिए कहा है और नवनिर्माण करते समय भावना और विश्वास का उपयोग करके समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास करना है। साथ ही साथ शोषित और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए यथासंभव अपनी शक्तियों का उपयोग करना है। इस प्रकार से हमारी कविता यहाँ पर समाप्त होती है। आगे अभी हम स्वाध्याय की तरफ बढ़ते हैं। स्वाध्याय में पहला आपको दिया गया है आकलन कृति। आकलन का अर्थ है अंडरस्टैंडिंग। इसके आधार पे पहला है बल इसके लिए होता है। यदि आप अपनी किताब में चौथी चतुष्पदी देखेंगे तो वहां पर लिखा है बल नहीं होता सताने के लिए, बल है पीड़ित को बचाने के लिए, बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। तो पहला यहाँ पे पॉइंट क्या आएगा कि पीड़ित को बचाने के लिए, दूसरा शोषित को न्याय दिलाने के लिए। बराबर है। बल जो है वह किसके लिए होता है तो पीड़ित को बचाने के लिए और शोषित को न्याय दिलाने के लिए। दूसरी कृति देख लीजिए जिसे मंजिल का पता रहता है। उसी के नीचे वाली चतुष्पदी मीन्स पांचवी चतुष्पदी, वहां पे लिखा हुआ है जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है, एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। तो यहाँ पे दूसरी और चौथी लाइन पथ के संकटों का सामना करता है और इतिहास वही कहता है।
आकलन कृति में आपके स्वाध्याय में 2 ही कृतियां दी गई हैं आकृति पूर्ण करने के लिए। अभी दूसरी कृति जो है वह शब्द संपदा की है। शब्द संपदा अर्थात व्याकरण। यहाँ पे व्याकरण का अर्थ मीन्स व्याकरण से संबंधित कृतियां आपको करने के लिए दी जाती हैं। तो प्रश्न क्या है? निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग युक्त शब्द तैयार कर उनका अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला शब्द दिया गया है नीति। छात्रों, उपसर्ग क्या होता है? आपने छोटी कक्षाओं में ऑफ कोर्स पढ़ा होगा उपसर्ग और प्रत्यय। प्रत्यय अर्थात शब्द का वह अंश जो शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे, वह प्रत्यय होता है। और वह शब्दांश जो शब्द से पूर्व लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे, वह उपसर्ग होता है। उपसर्ग को इंग्लिश में आप प्रीफिक्स कहते हो, मीन्स शब्द के पहले जो लगता है वो। तो नीति शब्द में उपसर्ग लगा करके हम बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने दिया है, नीति से अनीति, राजनीति, कूटनीति, सुनीति, आप कोई भी एक ले सकते हैं और जो भी आप लेते हैं आप उसका प्रयोग कीजिए। मैं यहाँ पे राजनीति शब्द का वाक्य प्रयोग की हूं। तो क्या वाक्य प्रयोग मैंने बनाया है? आजकल राजनीति में बहुत ही अप्रिय घटनाएं हो रही हैं। ठीक उसी तरह से दूसरा शब्द यहाँ पर दिया गया है बल। अभी बल में भी हमें उपसर्ग लगाना है, अर्थात शब्द से पहले शब्दांश लगाना है। सबल, निर्बल, दुर्बल, इस प्रकार के शब्दांश हम जो है यहाँ पर लगा सकते हैं। वाक्य प्रयोग क्या होगा? हर मनुष्य को मानसिक रूप से सबल होना चाहिए। फिर से यहाँ पे मैंने 3 दिए हैं, लेकिन आप कोई भी एक लीजिए। सिर्फ ध्यान में ये रखिए कि आप जो कोई भी उपसर्ग वाला शब्द लिख रहे हैं वह लिखते समय वाक्य प्रयोग भी आप उसी शब्द का करेंगे। निर्बल और दुर्बल में देखिए मात्राएं हैं, तो अगर बड़े ऊ की जगह छोटे ऊ की जगह बड़ा ऊ या छोटी ई की जगह बड़ी ई आपने लगा दी तो वह व्याकरण के नियमानुसार गलत होगा। इसलिए आपको जो अच्छा लगे, जो आप ढंग से लिख सकते हैं वो आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा अभिव्यक्ति में पहली कृति है, धरती से जुड़ा रहकर ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इस विषय पर अपना मत प्रकट कीजिए। छात्रों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अभिव्यक्ति का प्रश्न ऐसा प्रश्न होता है जिसे आप अपने शब्दों में, अपने वाक्यों में लिखिए। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर उदाहरण के लिए आपको कुछ मुद्दे दिए हैं जिनका उपयोग करके आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। इस प्रश्न का या इस कृति का उत्तर लिखते समय आप अपनी किताब में दी गई चतुष्पदी का ही उपयोग कर सकते हैं। जैसे दूसरी चतुष्पदी में दिया गया है त्रिलोचन जी द्वारा, व्योम में जाएं कहीं भी उड़ जाएं, भूमि को छोड़ नहीं सकते। अर्थात धरती से जुड़ा रहकर ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। कोई भी पतंग जो है तब तक हवा में उड़ती है जब तक उसकी डोर आपके हाथ में है। जैसे ही डोर आपके हाथ से कट जाती है वैसे ही पतंग पूरी तरह से नीचे आ जाती है। तो छात्रों, मैं भी उपयुक्त कथन से सहमत होते हुए यह कहना चाहती हूं कि ऊंचाइयों को प्राप्त करते समय भी
हमें अपनी नजर, अपनी वास्तविकता को ध्यान में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मनुष्य धरती से जुड़ा रहता है उसे अपनी वस्तु स्थिति का पूर्ण रूप से ध्यान रहता है और इसीलिए वह अपने कर्तव्यों अथवा दायित्वों को पूर्ण करने का प्रयास करता है। उसे हर क्षण अपने उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी का ध्यान रहता है, इसीलिए वह अपने कर्म पर भी लक्ष्य केंद्रित रखता है और जब तक उसे प्राप्त न कर ले तब तक परिश्रम करता रहता है। बेशक जो व्यक्ति जमीनी स्तर से जुड़ा रहता है वह अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहता है और दिखावटीपन से, आडंबर से दूर रहता है, जिससे वह समाज में विसंगतियों से दूर रहकर अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर लक्ष्य केंद्रित करता है या प्राप्त करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति आशावादी बनकर जीवन में आगे बढ़ता है वह सतत निरंतर संघर्ष करता है, वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। सदैव यह स्मरण रखता है कि उसके ज्ञान का उपयोग समाज के निर्माण में हो। किसी भी कारणवश उसका ज्ञान, उसकी विद्या समाज का विनाश नहीं करे। ये कुछ मुद्दे हैं, इसके अलावा और भी बहुत कुछ हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं। आप अपने शब्दों का उपयोग करते हुए इस प्रकार से अभिव्यक्ति करिए। अभी हम अगले कृति की तरफ बढ़ते हैं, अर्थात अभिव्यक्ति की ही दूसरी कृति क्या है? समाज का नवनिर्माण और विकास नर नारी के सहयोग से ही संभव है। इस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो छात्रों, अंतिम दूसरी चतुष्पदी जो है उसके आधार पर आप यहाँ पर उत्तर लिख सकते हैं। कौन सी चतुष्पदी है? तो साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी हैं और सहचर हैं, अब रचेंगे समाज नर नारी। तो समाज का नवनिर्माण और विकास नर नारी के सहयोग से ही संभव है। इस कथन से मैं 100% सहमत हूं, क्योंकि नर नारी दोनों ही समाज का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन दोनों के संघर्ष पर ही समाज का विकास संभव है। जिस प्रकार से किसी वाहन की गति उसके आगे पीछे दोनों पहियों, दोनों चक्कों की तालमेल पर निर्भर होती है, ठीक उसी प्रकार से समाज की गति नर नारी दोनों के तालमेल पर निर्भर होती है। यदि दोनों पहिया बराबर चलेगा तो ही वाहन गतिपूर्ण होगा, अन्यथा नहीं। वैसे ही नर नारी दोनों का संयुक्त संघर्ष समाज को उत्थान अथवा पतन के रास्ते पर अग्रसर करता है। समाज की उन्नति के रास्ते पर प्रशस्त करते हैं, जिससे पहले राज्य फिर देश का विकास होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नर नारी मिलकर समाज की समस्याओं, संकटों या कठिनाइयों का सामना कर उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि समाज के नव निर्माण के लिए नर नारी का सहयोग अत्यावश्यक है। इसके पश्चात हम अगली कृति की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है रसास्वादन। छात्रों, रसास्वादन जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है। यह आपकी परीक्षा में पूरे 6 अंक के लिए आती है। मैं ये नहीं कहना चाहती कि यही कृति आएगी, लेकिन कृति जब भी आएगी तो यह 6 अंक के लिए आएगी। और रसास्वादन जो है
वह दो प्रकार से पूछा जाता है। कौन सा दो प्रकार से? एक मुद्दों के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। छात्रों, मैंने यहाँ पर दोनों आधार पे आपको समझाने का प्रयास किया है। पहले मुद्दों के आधार पर लिया है क्योंकि आपकी किताब में भी मुद्दों के आधार पे ही पहले पूछा गया है। हाँ, एक और चीज, किताब में सिर्फ 4 मुद्दे दिए गए हैं, लेकिन सामान्य तौर पर रसास्वादन करते समय जिन जिन मुद्दों का समावेश किया जाता है उन सभी मुद्दों को का संकलन मैं यहाँ पर कर रही हूँ। अर्थात जब भी आप रसास्वादन करेंगे तो उन मुद्दों का उपयोग करके आप किसी भी कविता का रसास्वादन कर सकते हैं। रेफरेंस के लिए आपकी किताब का अंतिम पृष्ठ आप देख सकते हैं। किस चीज का रेफरेंस? तो रसास्वादन करने के लिए किन किन मुद्दों को हमें ध्यान में रखना है। चलिए अभी रसास्वादन पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? रचना का शीर्षक। रचना, या आप चाहें तो कविता भी लिख सकते हैं, कविता का शीर्षक, क्योंकि रसास्वादन हमेशा कविता का ही किया जाता है। रचनाकार, यहाँ पे रचनाकार क्यों लिखा गया है? क्योंकि कविता यदि पुरुष द्वारा लिखी गई है तो कवि, और यदि स्त्री द्वारा लिखी गई है तो कवयित्री। कवि लिखने में तो नहीं, लेकिन कवयित्री लिखने में छात्रों को बहुत बार असुविधा होती है, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, इसलिए रचनाकार आसान हो जाता है। तो त्रिलोचन, त्रिलोचन जी बड़े हैं इसलिए सम्मान देना आवश्यक है। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं उनका मूल नाम वासुदेव सिंह, या दूसरी तरह से लिखेंगे, मीन्स बहुत बार अगर ऐसा रहता है कि रचना का नाम नहीं लिखना है, जैसे आपकी किताब में भी दिया गया है डायरेक्टली रचनाकार का नाम, तो वैसी स्थिति में आप लिखेंगे त्रिलोचन जी द्वारा लिखित नवनिर्माण कविता। त्रिलोचन जी द्वारा लिखित नवनिर्माण कविता। कविता की केंद्रीय कल्पना अगला मुद्दा है। नवनिर्माण कविता आशावादी है। इस कविता में नवनिर्माण की भावना और विश्वास लक्षित हो रहा है। साथ ही कवि ने संघर्ष करने, अत्याचार और विषमता पर विजय पाने की भावना को भी प्रधानता प्रदान की है। इस कविता में रस और अलंकार नगण्य हैं। प्रतीक विधान में कविता में विश्वास और प्रेरणा के भाव दर्शाने के लिए आकाश तथा नर नारी द्वारा नए समाज के रचना का कठिन कार्य करने के लिए कांटों का ताज लेने जैसे प्रतीकों का सुंदर प्रयोग किया गया है। प्रतीक सभी कविता में होते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर कांटों का ताज, भूमिका, व्योमिका, ये सब उपयोग किया गया है। कल्पना क्या की गई है? तो कल्पना यह है कि दबे कुचले लोगों के प्रति आशावाद एवं उत्थान के स्वर को बुलंद करना है। पसंद की पंक्तियां तथा प्रभाव। अभी यहाँ पर आपको जो पंक्ति याद रहेगी वह पंक्ति आप लिख सकते हैं। मैंने लिया है, जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट वही सहता है, एक दिन सिद्ध के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही रचता है। थोड़े में हम इसका स्पष्टीकरण भावार्थ भी दे सकते हैं कि कवि कहना चाहते हैं कि यदि हमारे जीवन का उद्देश्य निश्चित हो तो उसके लिए हम निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं और अपने निरंतर प्रयत्नों के फलस्वरूप सफलता प्राप्त करते हैं, और हमारी सफलता प्राप्त होने के बाद हम इतिहास का एक हिस्सा बन जाते हैं। आपको जो अंश पसंद आए आप वो
ले सकते हैं। अभी कविता पसंद आने का कारण, जो भी कविता आप जिस कविता का रसास्वादन कर रहे हैं वह कविता आपको अच्छी क्यों लगी वह यहाँ पे लिखना है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में यह बात कही गई है कि कोई भी व्यक्ति एक बार अपने लक्ष्य अथवा उद्देश्य का निर्धारण कर लेने के पश्चात उसे पूर्ण करने में जी जान से जुट जाता है और फिर उसके मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे की ओर अग्रसर होता है, जिससे एक दिन ऐसा आता है कि वह लोगों का आदर्श बन जाता है और लोग उसका गुणगान करते हैं और उससे प्रेरणा भी प्राप्त करते हैं। तो छात्रों, यह जो सारे मुद्दे हैं यह मुद्दों के आधार पर है। अभी हम रसास्वादन अर्थ के आधार पर करेंगे। अर्थ के आधार पर भी रसास्वादन उसी प्रकार से किया जाता है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट्स मुद्दे न लिख करके हम पैराग्राफ में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं देखिए, पहले तो इसके लिए कृति किस प्रकार से आ सकती है। अन्याय अत्याचार में दीन दुखियों को मुक्ति दिलाने के लिए उनका बल बनना ही सही व्यक्तियों के बल का उपयोग है। इस कथन के आधार पर नव निर्माण कविता का रसास्वादन कीजिए। अभी यहाँ पर रसास्वादन करते समय देखिए, पहले पैराग्राफ में कवि परिचय दिया गया। कवि त्रिलोचन जी द्वारा लिखित चतुष्पदी में कविता नव निर्माण का मूल तत्व जीवन में संघर्ष करना बताया गया है। हमारे समाज में फैली हुई विसंगतियां, अन्याय, अत्याचार, विषमता आदि का बोलबाला है। बुराइयों पर काबू पाने के लिए लोगों को बल और साहस एकत्र करने का कवि आह्वान करते हैं। यह सर्वविदित है कि ये सारी बुराइयां कुछ लोगों द्वारा अपने शारीरिक, आर्थिक बल अथवा पद का दुरुपयोग करने के कारण पनपती हैं। इसलिए इस पर विजय पाने का मार्ग भी बल का प्रयोग ही है। यहाँ पर बल का प्रयोग करने से कवि का आशय किसी के विरुद्ध बल का अनावश्यक प्रयोग करने से न होकर बल बनकर बलहीन, निरीह, भोले भाले, सीधे साधे लोगों पर होने वाले अत्याचार और अन्याय को रोकना है। और यह तभी रुक सकता है जब समाज में समानता का दर्जा सभी को मिले और वे निर्बल पर विजय पाकर उत्थान के लिए अग्रसर हों। निम्न पंक्तियों द्वारा कवि की उक्त भावना व्यक्त होती है। कौन सी पंक्तियां हैं? बल नहीं होता सताने के लिए, बल है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है, बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। कवि ने अपने बात कहने के लिए रस अलंकार युक्त श्रृंगारिक भाषा का उपयोग नहीं किया है और न ही अपनी बात कहने के लिए कविता के शाब्दिक शरीर के रूप में सारे सरल शब्दों की अभिधा शक्ति तथा कविता में व्यक्त भावों को सरलता पूर्वक आत्मसात करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार से हमने मुद्दों के आधार पे और अर्थ के आधार पर रसास्वादन समझ लिया। अभी अंतिम प्रश्न यहाँ पर साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान में पहला है चतुष्पदी के लक्षण लिखिए। छात्रों, आपकी किताब में पेज नंबर 1 पर विधा परिचय में जो मुद्दे दिए गए हैं वो सभी मुद्दे चतुष्पदी के लक्षण में आएंगे। क्या क्या हैं चतुष्पदी के लक्षण? इसमें 4 चरण होते हैं। पहला, दूसरा और चौथा चरण तुकांत होता है, जबकि तीसरा अतुकांत होता है। प्रथम 2 चरण में बात शुरू और अंतिम 2 में समाप्त होती है। चारों चरणों में मात्राओं का भार समान होता है। ये सभी मुद्दे जो हैं चतुष्पदी के लक्षण हैं। साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान में दूसरा
या दूसरी कृति जो है वह है त्रिलोचन जी के 2 काव्य संग्रहों के नाम लिखिए। काव्य संग्रह यहाँ पे 4-5 दिए गए हैं, मैं यहाँ पे 5 के नाम लिखी हूँ। आपको जो 2 ज्यादा व्यवस्थित लगेंगे वो आप ले सकते हैं। तो कौन कौन से काव्य संग्रह हैं? धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूं, सबका अपना आकाश आदि। इस प्रकार से हमने स्वाध्याय के लगभग कविता से संबंधित सभी कृतियां हमने यहाँ पर पूर्ण कर ली हैं। इसके बाद की जो कृति आपके किताब में दी गई है वह व्याकरण की कृति है, इसलिए उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। ऑलरेडी वीडियो काफी लंबा हो चुका है, तो हम यहाँ पे विराम लेते हैं। यदि कुछ समझ में नहीं आया हो तो इसे फिर से चला करके देख लीजिएगा, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। अगले वीडियो तक के लिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अध्ययन का कार्य जारी रखें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।